नरेंद्र मोदी के इतिहास में 8 अगस्त 2024 वो पहली तारीख थी जब सरकार के बिल को मंजूरी नहीं मिली और उसे जॉइंट पार्लियामेंट कमेटी के पास भेजना पड़ गया। ये वही तारीख थी जब इतिहास में पहली बार मोदी सरकार को राज्यसभा से अपना बिल वापस लेना पड़ा और इसके साथ ही पहली, दूसरी और तीसरी सरकार का अंतर साफ साफ नजर आ गया। जहां 2014 से 2024 तक सरकार कभी झुकी नहीं थी, न लोकसभा में न ही राज्यसभा में, लेकिन 2024 में सरकार को लोकसभा में भी झुकना पड़ा और राज्यसभा से तो बिल वापस ही लेना पड़ा। ऐसे में सवाल ये आता है कि आखिर उस वक्फ बिल में ऐसा क्या था कि सरकार उसे वापस करवा ही नहीं पाई। आखिर ये वक्फ बिल क्या है जिसको लेकर सरकार बिल लाई है? आखिर इस्लाम में इस वक्फ का जिक्र कहाँ से आया है, जिसे नियंत्रित करने के लिए मोदी सरकार कोशिश में है और नाकाम नजर आ रही है। आज बात करते हैं इसके बारे में तफसील से। पहले भारतीय रेलवे, फिर भारतीय सेना और उसके बाद तीसरे नंबर पर इस मुल्क में अगर किसी एक कम्युनिटी में सबसे ज़्यादा संपत्ति है तो वो है वक्फ बोर्ड के पास। पूरे देश में इतनी ज़मीन है कि अगर उसे एक साथ कर दिया जाए तो देश की राजधानी दिल्ली जैसे कम से कम 3 शहर बसाए जा सकते हैं। तकरीबन 9,40,000 ज़मीन है। लेकिन अब इस वक्फ बोर्ड को लेकर संसद में जो बिल लाया गया है उसने सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर दिया है। तो आखिर ये वक्फ बोर्ड है क्या? इसके पास इतनी ज़मीन आई कहाँ से? आज़ादी के बाद से इन ज़मीनों की देखरेख कौन कर रहा है? इन ज़मीनों से होने वाली आमदनी कहाँ खर्च होती है? और अब मोदी ने ऐसा क्या बदलाव कर दिया कि पूरे देश में हंगामा मच गया? चलिए एक एक कर सभी सवालों के जवाब तफसीर से जानने की कोशिश करते हैं। वक्फ का मतलब क्या है? इस्लामिक मान्यता के मुताबिक अगर कोई भी शख्स अपने अपने दीन की वजह से या अल्लाह की खिदमत की नीयत से अपनी ज़मीन का दान करता है तो उसे ही वक्फ कहते हैं। यानी इस्लाम में दीन के बेसिस पर जो दान की गई चल या अचल संपत्ति वक्फ है। जिसने दान किया है उसे कहा जाता है वकीफ़ा। लेकिन संपत्ति दान करने की शर्त ये होती है कि उससे आने वाले प्रॉफिट को दीन के कामों में लगाया जाए। और इस खिदमत का मतलब मस्जिद तामीर करवाना, कब्रिस्तान बनवाना, मदरसे बनवाना, अस्पताल बनवाना और ऑर्फनेज बनवाना। अगर कोई गैर इस्लामिक शख्स भी अपनी संपत्ति को वक्फ करना चाहता है तो वो कर सकता है, लेकिन इस्लाम की इज्जत करता हो और वक्फ में दी गई ज़मीन इस्लाम की खिदमत की नज़र से दी गई हो। रहा दूसरा सवाल कि वक्फ बोर्ड के पास कितनी ताकत है। वक्फ बोर्ड के पास शदीद ताकत होती है। वक्फ की सारी संपत्ति की जिम्मेदारी बोर्ड की होती है। कितनी आमदनी आई, उसे कहाँ खर्चा करना है, ये सब तय करना वक्फ बोर्ड करता है। किसकी संपत्ति वक्फ को लेनी है, किसको ट्रांसफ़र करनी है, संपत्ति का इस्तेमाल कैसे करना है, ये सब बोर्ड तय करता है। अगर एक बार संपत्ति वक्फ बोर्ड के पास आ गई तो उसे वापस नहीं कर सकते। फिर ये संपत्ति हमेशा हमेशा के लिए वक्फ बोर्ड की हो जाती है और इसको लेकर देश की कोई भी अदालत में कोई मुकदमा दायर नहीं हो सकता। अगर वक्फ बोर्ड को ये लगता है कि कोई भी संपत्ति इस्लामिक कानून के मुताबिक वक्फ की है तो वो वक्फ की ही हो जाती है। इस ज़मीन पर किसी का दावा है तो दावा किसी अदालत में नहीं बल्कि वक्फ बोर्ड के सामने ही करना पड़ता है और आखिरी फैसले का भी अधिकार वक्फ बोर्ड को ही होता है। अगर हिंदू या कोई भी गैर इस्लामिक शख्स की ज़मीन पर वक्फ अपना दावा करे तो उस शख्स को वक्फ के पास जाकर ही प्रूफ करना होगा कि ज़मीन उसकी है, वक्फ की नहीं है। हालांकि वक्फ बोर्ड खुद भी ऐसी ज़मीन पर दावा कर सकता है जो 1947 के भारत और पाकिस्तान बंटवारे से पहले वक्फ के नाम पर दर्ज हो गई हो या फिर 1954 में भारत सरकार की ओर से वक्फ को दे दी गई हो। कुल मिलाकर एक लाइन में कहें तो वक्फ बोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसमें उसके खिलाफ भी अगर कोई बात हो तो उस पर फैसला उसे ही करना होता है। देश की कोई दूसरी अदालत उस मामले में फैसला नहीं कर सकती। और बात करते हैं कि वक्फ की शुरुआत कहाँ से हुई। तो 570 ईस्वी में मदीना में खजूर का बड़ा बाग था। इसमें करीब 600 पेड़ हैं। उनसे होने वाली आमदनी का इस्तेमाल मदीना के गरीब लोगों की मदद के लिए किया जा सके, इसी से वक्फ की शुरुआत हुई।
मिस्र की एक अल अज़हर यूनिवर्सिटी और मोरक्को की अल कुरान यूनिवर्सिटी वक्फ संपत्ति पर बनी सबसे पुरानी संस्था मानी जाती है। अगला सवाल, भारत में कैसे शुरू हुआ वक्फ का कॉन्सेप्ट? भारत में वक्फ की शुरुआत दिल्ली सल्तनत से मानी जाती है और ऐसा कहा भी जाता है कि दिल्ली सल्तनत में सन 1173 के आसपास सुल्तान मोइजुद्दीन सैमगोर ने मुल्तान की जामा मस्जिद के लिए 2 गांव दिए थे। यहीं से भारत में वक्फ की शुरुआत हुई। अंग्रेजी हुकूमत के दौरान वक्फ को खारिज कर दिया, लेकिन आज़ादी के बाद भारत में बाकायदा कानून बनाकर वक्फ परंपरा को बरकरार रखा गया। सबसे पहले संसद ने 1954 में कानून बनाया, फिर उसमें संशोधन हुआ और 1995 में नरसिम्हा राव सरकार ने कानून में तब्दीली की और आखिरी बार साल 2013 में मनमोहन सिंह की सरकार में इतने बड़े बदलाव हुए कि वक्फ बोर्ड के पास शदीद यानी बहुत ज़्यादा ताकत आ गई। वहीं से इसकी शुरुआत हुई। अब बात करते हैं वक्फ संपत्ति की देखरेख कौन करता है। पूरे मुल्क में फैली वक्फ की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड है। वक्फ बोर्ड भारत की संसद के कानून के तहत बनाया गया है। 1954 में भारतीय संसद ने वक्फ एक्ट 1954 पास किया। इसके तहत वक्फ बोर्ड की देखरेख की जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड वालों के पास आ गई। बल्कि अभी वक्फ बोर्ड के पास जो संपत्ति है उससे अगर 3 दिल्ली भी बना लें तो कम है। भारत पाकिस्तान बंटवारे से है, क्योंकि पाकिस्तान जाने वाले लोग अपनी चल संपत्ति साथ ले गए, लेकिन अचल संपत्ति यानी उनके घर, खेत, दुकान सब यहीं छोड़ गए। और तभी 1954 में कानून बनाकर इन सब संपत्ति को वक्फ के हवाले कर दिया। इसके अगले साल एक और कानून बनाया गया। इसके तहत हर शहर में वक्फ बनाने का अधिकार मिला। फिर 1964 में सेंट्रल काउंसिल का गठन हुआ, जिसका मकसद राज्यों के वक्फ बोर्ड को सलाह मशवरा देना था। लेकिन भारत में भी इस्लाम को मानने वाले 2 अलग अलग बड़ी कम्युनिटी हैं, शिया तो दूसरा सुन्नी। तो वक्फ बोर्ड में शिया और सुन्नी के नाम पर भी बंटवारा हुआ और इस्लाम के मानने वाले इन दोनों ही परंपरा के लोग ने अपना अपना वक्फ बोर्ड यानी सुन्नी वक्फ बोर्ड और शिया वक्फ बोर्ड बना लिया। यानी बिहार और यूपी के राज्यों में सुन्नी और शिया के वक्फ बोर्ड अलग अलग हैं और पूरे देश में 30 वक्फ बोर्ड हैं। उम्मीद है इस वीडियो में आपको बहुत जानकारी मिल गई होगी वक्फ बोर्ड के बारे में। अगली वीडियो में हम और अच्छे से जानेंगे वक्फ बोर्ड के बारे में।